वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान। 17 जून को फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दर नहीं बदली। 3.5 से 3.75% की वही पुरानी दर। बाजार को उम्मीद थी कि फेड के नए चेयरमैन केविन वार्श कुछ नरम संकेत देंगे। वे उदार नहीं दिखे। अब देखिए डॉट प्लॉट। ये वो दस्तावेज है जिसमें फेडरल रिजर्व के 18 मेंबर्स ने यह बताया है कि उनके हिसाब से आगे ब्याज दरें कहां जाएंगी। मार्च में इस डॉट प्लॉट का मीडियन प्रोजेक्शन था रेट कट, यानी और सस्ता कर्ज। जून 17 को जो डॉट प्लॉट आया उसमें 18 में से 9 सदस्यों ने कहा कि इस साल ब्याज दर में बढ़त होगी। 6 सदस्य तो 2 बार बढ़ोतरी की बात कह रहे हैं। 2026 के अंत तक अमेरिका में ब्याज दर का आकलन 3.4% से बढ़ाकर 3.8% कर दिया गया है। यानी वो फेडरल रिजर्व जो 3 महीने पहले ब्याज दर घटाने की सोच रहा था, अब ब्याज दर में बढ़त की तरफ मुड़ गया है। बाजार ने कैसे रिएक्ट किया? S&P 500 करीब करीब 1.2% गिरा, डाउ 507 पॉइंट टूटा, नेस्डैक लगभग 1.5% टूटा। ये किसी नए फेड चेयर के पहले निर्णय में 1994 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका में 2 साल के बॉन्ड की यील्ड 14 बेसिस पॉइंट बढ़ी। 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 4.49% के ऊपर पहुंच गई। डॉलर इंडेक्स बढ़ा। बिटकॉइन करीब करीब 63,000 तक गिर गया। केविन वार्श ने काम और किया। उन्होंने फेड का स्टेटमेंट जो पावेल के टाइम में लंबा होता था और आगे की दिशा बताता था, उसे छोटा कर दिया। कोई हिंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई सॉफ्ट लैंडिंग की बात नहीं। ये नया फेड है और ये सख्त फेड है। अब भारत की बात। हमने पिछले हफ्ते कहा था कि आरबीआई ने रेड कारपेट बिछाया है, बॉन्ड बाजार को खोल दिया है, विदेशी निवेशकों को टैक्स रियायत की दावत दी है। 10 से 15 बिलियन डॉलर तक भारत के बॉन्ड मार्केट में आने की उम्मीद है। जून की पहली पखवाड़े में एफएआर रूट से 13,000 करोड़ का बॉन्ड इनफ्लो आया भी है। उम्मीद जगी। लेकिन उसी दौरान एफपीआई ने भारतीय बाजार से करीब 62,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। बॉन्ड में 13,000 करोड़ आए, इक्विटी से 62,000 करोड़ चले गए। नेट भारत से पैसा निकला और रुपया अभी भी 95-96 के आसपास है। वार्ष के सख्त रुख के बाद अब दुनिया भर का कैपिटल अमेरिका की ट्रेजरीज की तरफ जाएगा। जहां 4.49% का रिटर्न हो, अमेरिका के बॉन्ड पर गारंटी हो, डॉलर में रिटर्न मिले और रिस्क सीमित हो, वहां भारत के बॉन्ड में निवेश नहीं होगा। हालांकि इंडिया के बॉन्ड्स पर रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन रुपए का रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, लिक्विडिटी का रिस्क है। तो कोई इंडिया क्यों आएगा जब अमेरिका में बिना रिस्क के 4.5% ब्याज दर मिल रही है? आरबीआई की दुविधा अब कठिन है। रेट घटाओ तो कैपिटल भागेगा, रुपया गिरेगा। रेट बढ़ाओ तो ग्रोथ रुकेगी, ईएमआई महंगी होगी। रिकवरी जो पहले से कमजोर है और कमजोर होगी। 1994 में फेड ने जब रेट बढ़ाए थे तो इमर्जिंग मार्केट से पूंजी निकली थी। मैक्सिको में टकीला क्राइसिस आई थी। 2013 में बेन बर्नांकी ने केवल टैपरिंग का हिंट दिया था, जिसे टैपर टेंट्रम कहा था, और भारत का रुपया 68 तक गिर गया था। अभी 96 पर है। वार्ष ने सिर्फ डॉट प्लॉट बदला है, रेट नहीं बढ़ाया है। अगर अक्टूबर में रेट बढ़ता है तो क्या होगा? निवेशक हैं तो भविष्य पर निगाह रखिए। एक तरफ एआई बबल की बात है, 80% प्रोजेक्ट में कमाई नहीं है। ओपन एआई का घाटा 14 बिलियन डॉलर है। सरकार से बेल आउट की तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस, जिसके पास 3.9 ट्रिलियन डॉलर की एसेट्स हैं, जो दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बैंक है, उसने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला क्या था? जेपी मॉर्गन ने एआई को एक्सपेरिमेंटल आरएनडी से हटाकर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया। यानी जेपी मॉर्गन के लिए एआई अब विकल्प नहीं है, प्रयोग नहीं है। अब एआई वैसे ही जरूरी है जैसे डेटा सेंटर, जैसे पेमेंट सिस्टम और जैसे रिस्क मैनेजमेंट। जेपी मॉर्गन की संख्याएं, नंबर या आंकड़े बड़े सनसनीखेज हैं। 2026 में जेपी मॉर्गन का टेक्नोलॉजी बजट था 19.8 बिलियन डॉलर। इसमें से सीधे एआई पर 2 बिलियन डॉलर का खर्च था। एआई के लिए जेपी मॉर्गन ने 2000 लोग लगाए हैं। यानी अब कोई पायलट नहीं है, बल्कि जेपी मॉर्गन पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रहा है। एआई काम क्या करता है इस बैंक में? एआई फ्रॉड पकड़ता है। पहले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में कई लोग लगते थे, अब वो मिली सेकेंड्स में हो जाता है। कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा, जिसमें लॉयर्स को घंटों लगते थे, अब कुछ सेकंड में हो जाती है। ट्रेडिंग एल्गोरिदम, रिस्क मॉडल, कस्टमर सर्विस। एआई दरअसल जेपी मॉर्गन को बेहतर बैंक बना रहा है। मगर दूसरी तरफ दुनिया एआई कंपनियों के नुकसान गिन रही है। तो जेपी मॉर्गन ऐसा क्या देख रहा है जो बाकी नहीं देख रहे? जवाब यह है कि जेपी मॉर्गन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो एआई का इस्तेमाल अपनी लागत कम करने में कर रहा है। ओपन एआई जैसी कंपनियां एआई बेच रही हैं कमाई के लिए। जेपी मॉर्गन एआई से अपना खर्च घटा रहा है। लायर्स कम, एनालिस्ट कम, कस्टमर सर्विस एजेंट्स कम। ये 2 अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं। एआई बनाना रिस्की है, एआई का इस्तेमाल करना फायदे का सौदा है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, भारत के कितने ही बड़े बैंक हैं जिनका तकनीकी बजट
जेपी मॉर्गन के एआई बजट से भी कम है। अगर जेपी मॉर्गन फ्रॉड रोकने के लिए, लीगल रिव्यू के लिए, ट्रेडिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है तो इंडिया के बैंक्स भी करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो कितनी जॉब्स जाएंगी। ध्यान दीजिए, 2 साल पहले तक एआई एक प्रयोग था। आज दुनिया के सबसे बड़े बैंक ने इसे इलेक्ट्रिसिटी जितना, बिजली जितना जरूरी मान लिया है। एआई ने कितनी बदल दी है दुनिया। आपका निवेश भी इसके असर में है, ध्यान रखिए। मई में चीन में कारोबार के ट्रेड के आंकड़े आए। चीन का ट्रेड सरप्लस करीब 105.4 बिलियन डॉलर था एक महीने में। ये जनवरी के बाद का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है। इन आंकड़ों के पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, आइए इसे समझते हैं। पहले आंकड़े देखिए। चाइना के एक्सपोर्ट्स करीब 376.8 बिलियन डॉलर, 19% की ग्रोथ, रिकॉर्ड तेजी। चीन के इंपोर्ट 271.4 बिलियन डॉलर, 27.4% की बढ़त। और ट्रेड सरप्लस 105 बिलियन डॉलर का, आकलन से 13 बिलियन डॉलर ज्यादा। ये कैसे हो रहा है? होर्मुज बंद थी, दुनिया में तेल का संकट था, महंगाई बढ़ रही थी। चीन अपनी फैक्ट्री चला रहा था चुपचाप, और किसे बेच रहा था? दरअसल ईरान से चीन को सस्ता तेल मिल रहा था। होर्मुज दुनिया के लिए बंद था, चीन के लिए खुला था। बाकी दुनिया महंगी एनर्जी से जूझ रही थी, चीन सस्ते एनर्जी पर एक्सपोर्ट कर रहा था। और अब जब होर्मुज खुला तो चीन की एक्सपोर्ट मशीन और तेज होगी। साउथ ईस्ट एशिया में चीन का निर्यात करीब 20% बढ़ा है। अफ्रीका में यह बढ़त 32% है। अब यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी निर्यात में तेजी आएगी। मगर असली खेल निर्यात के आंकड़ों में नहीं है, युआन में है। इतना बड़ा सरप्लस होने पर दुनिया का दबाव होता है कि चीन अपने युआन को मजबूत करे ताकि निर्यात थोड़ा महंगा हो और दूसरों के लिए बाजार में जगह बने। चीन क्या कर रहा है? चीन का केंद्रीय बैंक पीबीओसी युआन को बहुत धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर युआन तेजी से बढ़ा तो एक्सपोर्ट महंगे होंगे, फैक्ट्रीज को नुकसान होगा, जॉब्स जाएंगे। चीन जानता है सरप्लस रखना है, लेकिन यह भी दिखाना है कि हम दुनिया के साथ हैं। और यही करेंसी का गेम है। अब तो फेड का फैक्टर आ गया है। फेड सख्त है, डॉलर मजबूत है, तो पूरी दुनिया की करेंसीज, रुपया, भाट, रियाल, इंडोनेशिया का रुपया, सब कमजोर होंगे। मगर युआन को चीन कंट्रोल करता है, तो युआन वहीं रहेगा जहां बीजिंग चाहता है। डॉलर मजबूत होगा, बाकी मुद्राएं गिरेंगी, युआन स्थिर रहेगा। नतीजा क्या है? चीन का निर्यात बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में और ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा। 1970 में एक थ्योरी थी, बेगर दाई नेबर, यानी अपनी करेंसी कमजोर रखो, एक्सपोर्ट सस्ते करो और बाकी देशों के उद्योगों को बर्बाद कर दो। चीन अब ये नहीं कर रहा है। चीन इससे ज्यादा स्मार्ट है। वो डॉलर को स्ट्रांग होने दे रहा है, इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज को गिरने दे रहा है और युआन को बीच में रखकर एक परफेक्ट पोजीशन बना रहा है। इसलिए कैथम हाउस का आकलन है कि 2026 में चाइना का टोटल ट्रेड सरप्लस 1.2 ट्रिलियन डॉलर को पार कर सकता है, एक साल के भीतर। जरा तुलना कीजिए, भारत का जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन डॉलर और चीन का एक साल का ट्रेड सरप्लस है 1.2 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया की 1/3 इकोनॉमी चीन के ट्रेड सरप्लस के बराबर है। अब ये ट्रेड वार नहीं है, ये करेंसी की ज्योमेट्री है और भारत इस ज्योमेट्री में भी बहुत पीछे है।